हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। पढ़ रहे थे बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा टॉपिक था फंडामेंटल राइट्स और ये उसकी पार्ट 3 होगा। वीडियो के सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। 24 तक हम पहले पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि कॉन्साइज है, फ्री प्रोफेशन है, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, इनको समझना होगा। तो आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज टू प्रोफेस, टू प्रैक्टिस, टू प्रोपोगेट एनी रिलीजन। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन को भी जो है ये राइट्स अवेलेबल है। आर्टिकल 25 कहता है कॉन्साइज का मतलब है ए पर्सन मे और मे नॉट चूज टू फॉलो एनी रिलीजन। ये इंसान की जो है वो अपनी मर्जी है, चाहे वो रिलीजन कोई फॉलो करे नहीं करे, ये उसकी अपनी मर्जी है। फिर राइट टू प्रोफेस की बात की गई है। एक इंसान अपना रिलीजन जो है वो ओपनली फ्रीली जो है डिक्लेयर कर सकता है, ये उसकी अपनी मर्जी है। उसे अपना रिलीजन छुपाने की, अपना फेथ, अपना बिलीफ छुपाने की जो है ज़रूरत नहीं है। राइट टू प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज। तो राइट टू प्रैक्टिस की क्या बात है कि आपके पास जो है आप अपने जो भी आपका रिलीजियस जो है अपनी वर्शिप जो है वो कर सकते हैं अपने तरीके से। अपने रिचुअल्स जो है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आपके पास ये राइट है। अपने आइडियाज जो है, अपने बिलीफ जो है उसे आप जो है वह एग्जिबिट कर सकते हैं। फिर राइट टू प्रोपोगेट की बात की गई है। प्रोपोगेट क्या होता है? आप जो है दूसरे लोगों को जो है ये मनाते हैं कि वो कन्वर्ट होए आपके रिलीजन में। अब यहाँ पर जो है परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, उसे हम प्रोपोगेशन कहेंगे। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फॉलो और डज नॉट अलो फोर्सिबल कन्वर्शन। तो आप जो है अपनी तालीम देके, अपने रिलीजन की टीचिंग देके जो है उन्हें जो है वो मना सकते हैं, बट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, उन्हें पसंद आती है तो वो फॉलो करेंगे। आपको यहाँ पर फोर्सिबल कन्वर्शन नहीं करनी है, आपको पैसे देके जो है वो काम नहीं कराना है कि हम आपको जो है 2 लाख रुपए दे रहे हैं, आप हमारे रिलीजन को फॉलो करें, हमारे फेथ को फॉलो करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिमिटेशन जो है वो ज़रूर है। आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है। इट ओनली गिव्स अस द राइट टू सेपरेट द इंफॉर्मेशन, कि हम सिर्फ जो है अपनी इस इंफॉर्मेशन को सेपरेट कर सकते हैं। चाहे आप अपनी पब्लिकेशंस करें, अपने न्यूज़ जर्नल्स निकाले, ठीक है, आप उससे जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है सेपरेट करते हैं या ओरली भी करते हैं। ठीक है, अगर कोई रिलीजन में अट्रैक्ट होता है तो ठीक है, बट यहाँ पे लिमिटेशन है। गवर्नमेंट जो है इसमें इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब चलिए आगे जो है आर्टिकल 26 को डिस्कस कर लेते हैं। 25 में इतना ही था, ठीक है, जितना आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है याद रख लेंगे आप। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। आपको आज़ादी दी जाती है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को जो है मैनेज कर पाए। तो ये आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोवाइड करता है कि एवरी रिलीजन और एनी सेक्शन ऑफ इट हैज़ अ राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। कि आप जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, चैरिटेबल प्रोसेस जो है उनके थ्रू कर सकते हैं, ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं आप। इट ऑल्सो एम्पावर द रिलीजियस और सेक्शन ऑफ द रिलीजन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे एक और राइट भी दिया जाता है आपको कि आप जो है आपके पास आप जो है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रिलीजन के नाम पे जो है वो आप खरीदते हैं, आप उसे एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो है ये राइट जो है ये 26 जो है, ये जो राइट जो है इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो यह लिमिटेशन यहाँ पर रहती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है आर्टिकल 27 है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आप जानते हैं कि कोई भी आप रिलीजन फॉलो कर रहे हैं आपको उसका टैक्स जो है नहीं देना पड़ता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 lays down that no person shall be compelled to pay any tax for the promotion and or maintenance of any particular religion. It says that no public money collected through the taxes shall be spent for the promotion or maintenance of any particular religion. हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हैं बट कोई रिलीजन का खास टैक्स नहीं है,
और जो हम टैक्स देते हैं वो टैक्स जो है किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन पे जो है खर्च नहीं किया जाएगा, उसकी प्रोपोगेशन पे जो है खर्च नहीं किया जाएगा, उसको प्रमोशन को जो है के लिए खर्च जो है नहीं किया जाएगा। और जो है गवर्नमेंट का ये जो है फ़र्ज़ है कि आप किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेंगे और किसी भी रिलीजन को जो सपोर्ट नहीं करेंगे और किसी को जो है किसी दूसरे के मुकाबले में जो है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसे प्रमोट नहीं करेंगे। ये जो है आर्टिकल 27 कहता है। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल 28 की बात करते हैं। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप जानते हैं बहुत से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है खोले जाते हैं जो कि रिलीजन बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में बुद्धिज़्म है तो वो बुद्धिस्ट जो है वो अपना जो है इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपने जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो वहाँ पर दे सकते हैं, उनके उनके पास ये बिल्कुल जो है वो इख्तियार है। अब यहाँ पर जो है आज़ादी है कि आप वो अटेंड कीजिए या ना कीजिए, आपकी वो मर्ज़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपको कंपल नहीं करेगा। तो फ्री आर्टिकल 28 स्टेट दैट नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन टू द स्टेट। रिलीजन जो है, अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो है खुद खोले जाते हैं गवर्नमेंट की फंडिंग के बगैर तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर फंडिंग जो है गवर्नमेंट स्कूल्स खोल रही है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स खोल रही है, तो वहाँ पर जो है आप ये काम नहीं करेंगे। However, the provision is not applicable to the educational institution administered by the state or established under any trust। तो जनरली जो है ट्रस्ट बना के जो है इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं, गवर्नमेंट से जो है फिर फंडिंग ली जाती है, तो वहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता। अब बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। कल्चरल राइट्स और एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है, तो पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29। अच्छा, आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। देखिए यहाँ पर हेडिंग में ही लिखा होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, बट आप देखेंगे ये खाली माइनॉरिटीज़ की बात नहीं करता है, ये मेजॉरिटी की प्रोटेक्शन की बात भी कर रहा है। तो इट परमिट द इंडियन सिटीजन द राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। The Article 29 provides that every section of the society residing in any part of the country have the right to protect and conserve its own distinct language, script और culture। तो यहाँ पर एवरी सिटीजन की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है? एवरी सिटीजन की बात की गई है कि हर एक पर्सन जो है उसके पास ये राइट है, जो भी कंट्री में रह रहा है, कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है, कंजर्व कर सकता है अपनी लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, कल्चर को। Further, it says that no citizen shall be denied admission into any educational institution on grounds only of religion, race, caste और language। तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए कि वो एडमिशन जो है वो सिर्फ जो है किसे दे, एक पार्टिकुलर रिलीजन को दे। आर्टिकल 30 जो है, चल इसमें आर्टिकल जो 29 है ये मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली जो है ये प्रोटेक्शन देता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। खाली रिलीजन की बेसिस पे नहीं बल्कि लिंग्विस्टिक बेसिस की भी बात करता है। ठीक है, और ये बात करता है कल्चरल माइनॉरिटीज़। ठीक है, कल्चरल माइनॉरिटीज़ की भी जो है बात करता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 30 है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर बात की गई है कि माइनॉरिटीज़ के पास ये इख्तियार है कि वो अपने जो है इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दियर चॉइस, पहला इसमें पार्ट रहता है। फिर जो है जो स्टेट जो होगी, इट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैनेज बाई माइनॉरिटी। अब मैनेज जो है अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कर रही है तो स्टेट जो इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी उनके साथ। बेसिकली जो है इसमें बहुत से प्रोविजंस थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 आया उसने प्रोटेक्ट किया राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस रिगार्ड। बहुत सी अमेंडमेंट्स आई है इसमें, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है आर्टिकल 31 है।
आर्टिकल 31 जो है, स्टार्टिंग में मैंने कहा था फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते हुए कि ओरिजिनली जो है ये राइट जो था, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था एक फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन इसे जो है डिलीट कर दिया गया है और आज की डेट में ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये एक लीगल राइट है जिसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में जो है वो डिलीट कर दिया गया था। करंटली जो है ये एक लीगल राइट है अंडर द आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। अच्छा, यहाँ पर जो है आर्टिकल जो 31 है, इसमें इसके बाद जो है खाली 31 के बाद जो है 31A भी आया, 31B भी आया और 31C भी आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आर्टिकल 31 30 जो है ये जो तीन जो है 31A 31B 31B, दे हैव बीन रिटेन्ड एज एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, चलिए आर्टिकल 31 के बाद देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था असल में 44 अमेंडमेंट तो आई, इसके तहत जो है इसको डिलीट कर दिया गया और जो है इसको एक लीगल राइट बनाया गया, लेकिन इससे पहले हमारे पास बहुत सी अमेंडमेंट्स आई थी। जैसे कि पहली अमेंडमेंट जो थी फंडामेंटल राइट्स में एक्ट 1951 में आई थी, जो कि पहली अमेंडमेंट थी। ठीक है, इसके तहत जो है आर्टिकल 31 और 31B को जो है वो ऐड किया गया था, 31A और 31B को जो इसमें ऐड कर दिया गया था। मैंने ये चीज़ें लिखी नहीं, ठीक है, तो मुझे लिखनी चाहिए थी, बट आपके JKSSB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 31C को एक और अमेंडमेंट आती है 1971 के गालबन, तो 31 जो है ये C जो है यहाँ पर ऐड कर दिया गया था। ठीक है, अब आर्टिकल 31 जो है ए कहता है, इसमें 5 कैटेगरीज आती है कि एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट है, कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट को जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता था, ऐसा काम करना पड़ता था, तो या उन्हें जो है वो लैंड जो है लोगों से लेनी पड़ती थी, तो लोग जो है वो कोर्ट चले जाते थे कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो उसके तहत जो है इसे जो है एक लीगल राइट बना दिया गया है, ताकि जो है आसानी से जो गवर्नमेंट जो है लैंड ले सके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले अगला राइट हमारे पास जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32, इट इज़ कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट प्रोवाइड दैट राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इट सेल्फ इज द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और राइट है जो कि खुद से एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है, इट इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द आर्टिकल 32, Indian citizens have the right to approach to the Supreme Court of India in case of violation of the fundamental rights। और इसके रेस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट जो है या कोर्ट जो है वो नोटिस करेगा 4 और इशू कर सकता है 5 टाइप की रिट्स जो है वो इशू कर सकता है, जिसमें हमारे पास जो है हेबिस कॉर्पस आता है, मेंडामस आता है, प्रोहिबिशन आता है, सर्टियोरेरी आता है और क्यू वारंटो आता है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 31 जो है इट कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। देखिए, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द राइट जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो वो किस आर्टिकल से होता है, वो आर्टिकल 359 है। ठीक है, वो भी याद रख लेना। तो अब हमारे पास जो आर्टिकल है 33, 34 एंड 35, ये भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि शायद मैंने लिखे नहीं हैं, सीधा आगे चल गए। चलिए, अब आर्टिकल 33, एक 33 आर्टिकल है, फिर 34 आर्टिकल है और 35 आर्टिकल है, ये 3 बचे और आपके फंडामेंटल राइट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बेसिकली ये क्या है, कंक्लूजन है। आर्टिकल 33 जो है इट पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस और एजेंसीज जो होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बेसिकली हम रिस्ट्रिक्ट जो है वो ठीक वर्ड है इसके लिए। ठीक है, तब हम उन्हें जंग के लिए भेजते हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। 34 जो है इट प्रोवाइड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट वाइल द मार्शल लॉ। जब मार्शल लॉ लगता है, मार्शल लॉ के वक्त जो है फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो ये आर्टिकल 34 है। अब यहाँ पे 35A है। अब यहाँ पर पावर रहती है किसकी, पार्लियामेंट की,
कि वो नए लॉ जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो जिसके तहत जो है वो कुछ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्लियामेंट को देते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 35 में जो है वो बात की जाती है। तो यहाँ पर आज हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने फंडामेंटल राइट्स। अगला टॉपिक आपका है रिट्स हो सकता है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह हो सकता है। रिट्स भी हम जो है वो इम्पोर्टेंट है तो पढ़ेंगे अलग से। चलिए इस वीडियो में इतना।